बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं खुद मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हूँ। मुझे शोबे में मुलाजिमत करते हुए कमोबेश 29 साल का अरसा बीत चुका है। मेरे वालिद एक ज़मींदार थे, लेकिन बेहद रहमदिल और दरिया दिल शख्सियत के मालिक थे। इनकी सखावत के किस्से ज़ुबान ज़दे आम थे। गांव का हर बूढ़ा जवान उनकी सखावत की मिसालें दिया करता था। न जाने ये सखावत इन्होंने कहाँ से सीख रखी थी, इसका इल्म मेरे समेत किसी को भी नहीं था। मेरे वालिद एक ज़मींदार थे, जबकि मेरा शोबा तिब था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं मेडिकल के शोबे का एक आम सा मुलाजिम था, मगर फिर भी डॉक्टर को इंसानियत का मसीहा समझता था। मैं बड़ा बोल तो नहीं बोलता, लेकिन यह सिर्फ़ अल्लाह की रहमत ही थी कि उसने मेरे हाथ में काफ़ी शिफा रखी थी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मेरी पब्लिक डीलिंग भी इतनी वसी तजर्बे पर मुश्तमिल थी कि मेरा लिखा हुआ दवाई का नुस्खा एक बड़े से बड़े मेडिकल ऑफिसर के बराबर असर दिखाता था, और देखते ही देखते मरीज़ अल्लाह के फजल से तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाया करते थे। हड्डी का मसला हो या मैदे का, नाक का या फिर गले का, मेरा तजर्बा मुझे हर फन मोला बनाता था। बहैसियत मुसलमान मैंने अपने शोबे से वाबस्ता होने के नाते किसी से भी रंग, नस्ल, ज़ुबान की तफरीक नहीं की, बल्कि बग़ैर किसी फ़र्क के हर बीमार और मरीज़ का इलाज एक खादिम बनकर किया। सरकारी मुलाजिम होने के नाते अक्सर मेरा तबादला दूर दराज इलाकों में होता रहता था। फिर मेरी महारत के चर्चे इस कदर थे कि आला अफसरान मुझे ऐसे ही चैलेंजिंग इलाकों में भेजा करते थे। ऐसे ही एक बार मेरी ड्यूटी एक दूर दराज इलाके में लगा दी गई कि सिंध का इलाका था। यहाँ पर कमोबेश देहात की 40,000 से ज़ायद की आबादी मुस्तफ़ीद होती थी। कह लें कि ये देहात तो न था, एक दही मरकज़ था। आसपास के गांव भी इस मरकज़ी गांव से मिलते थे, और ये सब एक जंगल के ज़ेरी इलाके में वाक़ था। जंगल के दूसरे पार बाकी गांव वाक़ थे। हस्पताल जो यहाँ पर बनाया गया था 3 कच्चे कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ पर तकरीबन ज़िंदगी की सभी ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब थीं। मेरे पास उस वक्त 1998 मॉडल की एक 18 सी कार थी, जो मुझे देहात की कच्ची सड़क पर सफ़र करने के काबिल बनाती। दही मरकज़ होने की वजह से यहाँ पर मरीज़ों का रश कम ही रहता था। जहाँ से बाज़ार तक की 2 घंटे तक की पैदल मुसाफत थी, जबकि मुझे अपनी खटारा मॉडल कार पर तकरीबन 20 मिनट लगते थे। मेरी आदत थी कि राह चलते कोई भी पैदल राहगीर मिल जाता तो मैं उसे लिफ्ट देकर बाज़ार तक छोड़ देता था। मुझे यहाँ के लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी देखकर दुख होता था। अस्पताल से बाज़ार तक की मुसाफत मुकम्मल चढ़ाई पर मुश्तमिल थी, और रास्ते में ऊंचे ऊंचे दरख्त वाक़ थे। इस वजह से ज़्यादा वज़न के साथ यहाँ सफ़र करते हुए दिक्कत पेश आती थी। एक दिन रात का वक्त था। मैं अस्पताल से फ़ारिग होकर घर जाने का सोच ही रहा था कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। खैर, मुझे बारिश से क्या डर, मेरे पास तो उस वक्त की बेहतरीन गाड़ी मौजूद थी। अमूमन मैं कच्ची सड़क से भी चला जाया करता था, क्योंकि अब गांव की कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलाने की जैसे आदत सी हो गई थी। लेकिन यहाँ रहते हुए मेरा तजर्बा कहता था कि बारिश के होते हुए कच्ची सड़क पर गाड़ी चलाना अपनी गाड़ी का नुकसान करने के मुतरादिफ था। तभी मैंने सोचा कि कच्ची सड़क से जाने की बजाय मैं पक्की वाली सड़क से जाता हूँ, जो कि अगरचे ज़रा लंबे रास्ते पर मुश्तमिल थी। मेरी मंजिल से काफ़ी दूर थी, लेकिन बिल्कुल महफूज थी। गांव के लोगों के मुताबिक इस सड़क पर जाने वाले लोगों को कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि ये सड़क गांव की कच्ची सड़क को शहर के रास्ते से मिलाती थी। ये रास्ता काफ़ी हद तक वीरान था। खैर, मैंने सोचा कि इसी बहाने लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी में हल्की सी मौसीकी चलाई और मौसम की रोमानियत में खोकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। अंधेरा काफ़ी बढ़ चुका था। ये सड़क किसी सुरंग से कम नहीं लग रही थी। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की तो सामने का रास्ता रोशन हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था। बारिश का शोर इंतहाई मधुर और सुरीला था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद रास्ते में मुझे एक साया सा नजर आया। मैंने गाड़ी रोकी तो देखा सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी की कमर झुकी हुई थी। वो काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र लग रही थी।
मेरी आदत थी लोगों को यूं रास्ते में खड़ा देखकर गाड़ी रोक लेता था। मैंने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में बैठने की ऑफ़र की, लेकिन बूढ़ी माँ वहाँ से हिली ही नहीं। मुझे लगा कि शायद सुनने में दिक्कत हो रही होगी। तभी मैं उठकर उनके पास गया। अम्मा जी, चलिए गाड़ी में बैठ जाइए, आप पैदल कैसे जाएंगी? मैंने कहा। उस वक्त मुझे हैरत नहीं हुई, लेकिन बाद में ये बात याद आती है तो काफ़ी हैरान होता हूँ कि अब बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन बूढ़ी माँ के कपड़े गीले नहीं थे। उनके कपड़े और जूते बिल्कुल खुश्क थे। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज करके उन्हें गाड़ी में बिठाया। उनके सर पर घूंघट सा रखा हुआ था। वो सर झुकाए बैठी हुई थी। अभी तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। गाड़ी की अगली सीट पर उनके बैठते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, लेकिन मैंने गाड़ी चलाना जारी रखी। थोड़ा आगे चलने के बाद बूढ़ी माँ के सर से दुपट्टा उतर गया। अब उनके घने बाल नजर आ रहे थे, जिनका रंग सफ़ेद और कुछ का रंग काला था। बाल इस कदर घने और खूबसूरत थे कि मैंने जवान औरतों के भी इतने घने बाल आज तक ना देखे थे। मैं हैरान था कि वो आखिर सर झुकाए क्यों बैठी हैं। क्या उन्हें कोई बीमारी है? तब मैं उनसे मुखातिब हुआ। अम्मा जी, आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, आप तो बिल्कुल जवान लगती हैं। मेरा ख्याल था कि मेरी इस तारीफ़ पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ेंगी, मगर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़ी माँ इस कदर झुकी हुई थी कि मैं उनके पाँव भी नहीं देख सका। वो अपने घुटनों पर सर दिए खामोश बैठी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरी मंजिल आ गई, लेकिन अभी तक बूढ़ी माँ ने मुझे ये नहीं बताया कि इन्होंने कहाँ जाना है। बिलाखिर तंग आकर मैंने गाड़ी रोक दी। अब की बार मैंने ज़रा ऊंची आवाज़ में पूछा, अम्मा जी, आपको कहाँ जाना है? मेरी बात पर इन्होंने धीरे से सर उठाया और मेरी तरफ देखा। मैं तो जैसे एक लम्हे के लिए साकित रह गया। बूढ़ी की आंखें इंतहाई खुश्क और सर्द थीं, जबकि उसके दांत हद से ज़्यादा बढ़े हुए थे। इंसानी चेहरे में वो कोई भेड़िया लग रही थी। जी अम्मा जी, आपने कहाँ जाना है? मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि ये बूढ़ी कोई आम औरत नहीं है, बल्कि मामला कुछ और ही है। मैं ऐसी वैसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन उस औरत के दांत बुढ़ापे के बावजूद भी बिल्कुल सफ़ेद थे और दुरुस्त हालत में मौजूद थे। अब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो वहाँ झुर्रियाँ तो थीं, लेकिन एक अजीब सी सरशारी और चमक उसकी आंखों में थी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ी उम्र की औरत के सांचे में कोई जवान रूह ढल बैठी है। तुम चलते जाओ, बूढ़ी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा अम्मा जी, आप ये तो बताएं, आपका घर कहाँ है? मैंने डरते डरते पूछा। जब आएगा तो बता दूंगी, बूढ़ी ने सर्द लहजे में कहा। काफ़ी देर गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा, फिर वो खुद ही मुझसे मुखातिब हुई। जानते हो, इस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। जब तक चौधरी हशमत का दौरा था, तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल या दिक्कत पेश नहीं आई। गांव में सब उनको जानते मानते थे और वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया है। इन लोगों ने हमें तंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम भी उस कौम से हैं जिसे अपना बदला लेना खूब आता है। हम बस इंसानों पर रहम करने वाले हैं। बुढ़िया ने कहा। बस बेटे, मेरा घर आ गया है। एक कच्ची बस्ती के आगे रुककर उसने एक झोंपड़ी की तरफ इशारा करके कहा, आप यहाँ रहती हैं? मैंने हमदर्दी से पूछा। जी, मैं यहीं रहती हूँ, बूढ़ी ने कहा और गाड़ी से निकलने लगी। सुनिए, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ क्या? मैंने जाते जाते उससे पूछा। हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम कहो तो। मेरी छोटी बेटी बीमार है, उसकी आँख आग से बुरी तरह झुलस चुकी है। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, अगर बुरा ना मानो तो मेरी बेटी का आकर इलाज कर दो, बुढ़िया ने कहा। मैंने तो यूं ही कहा था, वो तो अपना मसला लेकर बैठ गई। पछताने लगा कि क्यों कह दिया। मैंने कहा, अच्छा अम्मा जी, आप ऐसा कीजिए कि कल उसे हमारे हस्पताल ले आएं, मैं उसे वहाँ देख लूँगा। अभी तो मेरे पास अपना बैग भी नहीं है। इस बात पर बुढ़िया ने नागवारी से कहा, इंसानों का कुछ पता नहीं होता, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर तुमने वादा किया है तो इसे पूरा करो, बुढ़िया ने बड़े सख्त लहजे में कहा। मजबूरन मैं हैरान परेशान उसे देखता रह गया। खैर, मैंने गाड़ी से नीचे उतरकर बूढ़ी के पीछे पीछे चलना शुरू किया। वो मुझे एक पुरानी सी झोंपड़ी में ले गई, जो सिर्फ एक बड़े हॉल नुमा कमरे पर मुश्तमिल थी। झोंपड़ी के इर्द गिर्द कोई दूसरा घर मौजूद नहीं था,
یہ بالکل ایک ویران اور تنہا سے علاقے میں واقع تھی، جبکہ اس کے اندر کا انداز تعمیر کئی صدیوں پرانا لگتا تھا۔ اکثر و بیشتر حصہ لکڑی اور مٹی پر مشتمل تھا۔ دیواروں پر ہاتھ سے بنی کچھ تصاویر آویزاں تھیں، جن پر کچھ بزرگوں کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ مٹی پر ہاتھ سے لکھی گئی کچھ تحریر بھی تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی سی چارپائی بچھی تھی جس پر ایک ننھی سی بچی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بچی کی دائیں آنکھ واقعی بری طرح جل چکی تھی، جبکہ اس کی دوسری آنکھ صحیح سلامت تھی۔ میں نے دیکھا بیماری کے باوجود بھی اس کا چہرہ حشاش مشاش تھا، جبکہ اس کی دوسری آنکھ کھلی ہوئی تھی جو کہ سبز رنگ کی تھی۔ مجھے سبز رنگ کی آنکھوں والے لوگ بڑے پراسرار اور خوبصورت لگتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا اور بچی کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ بیٹا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بچی نے کچھ نہ کہا۔ وہ بوڑھی بول پڑی، دیکھ نہیں رہے ہو اس کی آنکھ چل گئی ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ کیا مسئلہ ہے؟ تم انسانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ انسانوں ہی کی وجہ سے تو میری بیٹی اس حالت کو پہنچی ہے۔ بوڑھی کا رویہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ دیکھیے خالہ جی، میں آپ کے گھر آپ کی بیٹی کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے مجھے خریدا ہوا نہیں ہے جو آپ مجھے باتیں سنا رہی ہیں۔ میں نے آپ کی بیٹی کا کیا بگاڑا ہے؟ تو نے کیا بگاڑا ہے یہ تو پوچھ رہا ہے؟ ارے تو بھی اسی بستی کا ہے۔ بوڑھی جذباتی انداز میں چیخنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا، میں یہاں پر نیا ڈاکٹر آیا ہوں۔ آپ بتائیے آپ کی بچی کے ساتھ کسی نے کیا برا کیا ہے؟ بس بیٹے، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم گاؤں کی چودرائن کو جانتے ہو نا، بڑی ظالم عورت ہے۔ میری بیٹی ایک دن غلطی سے اس کے گھر چلی گئی۔ بیچاری کیا جانتی تھی کہ انسان اتنے شفاق ہوتے ہیں۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ یہ دوسرے روپ میں چلی گئی۔ چودرائن بلی کو دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ اس نے چولہے سے گرم گرم لکڑی اٹھا کر اس کی طرف پھینکی جو اس کی آنکھ پر لگی، اور اس کے بعد سے میری بیٹی کی یہ حالت ہو گئی۔ بلی؟ کیا مطلب بلی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے پاؤں اب کانپنے لگے تھے۔ شاید کچھ احساس تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن میں بول نہیں پا رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بڑھیا کو یہ نہ معلوم ہو کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں، لیکن میرے چہرے کے تاثرات سب کچھ بتا رہے تھے۔ بیٹا، ہمارا تعلق یہاں سے نہیں ہے، ہم دوسری مخلوق ہیں، اور تم تو جانتے ہو ناری مخلوق آگ سے کہیں دور اپنی دنیا بساتی ہے۔ ہم آگ کی حدت برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا جسم آگ سے بنا ہے۔ بوڑھی نے عجیب سے لہجے میں کہا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، ورنہ یوں، لیکن پھر میں کہتے کہتے رک گیا۔ خالہ جی معاف کیجیے گا، مگر آپ کی بیٹی کی طبیعت تو بہت خراب ہے، اس کا علاج یہاں ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ویسے بھی میرے آلات ہسپتال میں رہ گئے ہیں، معلوم نہیں میں آپ کی بیٹی کا علاج کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے بہتر ہوگا آپ اسے ہسپتال لے آئیں، ہسپتال میں اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔ میں نے بڑھیا سے کہا تو وہ جیسے مان سی گئی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم کل مغرب کے بعد آ جائیں گے۔ بوڑھی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی مغرب کے بعد؟ لیکن تب تو میری چھٹی ہو جاتی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بوڑھی نے اپنے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں میری بیٹی کا علاج تو کرنا ہی پڑے گا، اگر نہ کیا تو… بوڑھی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو کیا جی، کیا آپ مجھے ڈرا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ڈرا نہیں رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس گاؤں کے لوگوں کو ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن چودرائن کی حرکت کے بعد ہم اس گاؤں کو تہس نہس کر دیں گے، اور پھر جانتے ہو نا انسان جنات کے سامنے کتنا کمزور اور لاچار ہے۔ بوڑھی کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، مگر میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں ڈرا بالکل نہیں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کتے اور جن کے سامنے کبھی بھی اپنا ڈر نہیں دکھانا چاہیے، ورنہ یہ آپ کے ڈر سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتا آپ پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور جن اپنی ہیبت ناک صورت سے آپ کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے ڈر کو مکمل طور پر قابو میں رکھا۔ اچھا خالہ، مجھے اجازت دے دیجیے، آپ پھر کل آئیے گا، میں آپ کو وہیں پر دیکھ لوں گا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا اور جھونپڑی سے نکل گیا۔ باہر آ کر دیکھا تو دھوپ لگی ہوئی تھی، کسی قسم کی بارش وغیرہ نہیں تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں یہ کہاں موجود ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بڑھیا کی جھونپڑی وہاں سے غائب تھی۔ میں نے حیرت سے انگلیاں منہ میں داب لیں، جلدی سے اپنی کار کی طرف بڑھا۔ میں تو گھر جانے کے لیے نکلا تھا، صبح کے 8 بج گئے۔
دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پھر سوچا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، لیکن اس دن جب میں آفس لیٹ پہنچا، سب نے مجھ سے پوچھ گچھ کی کہ تم کہاں تھے، اتنی دیر کیوں کر دی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی ساری رات کسی غیر مرئی مخلوق کے ساتھ گزار کر آ چکا ہوں، اور شاید اس بات پر کوئی یقین نہ کرے، اس لیے میں نے کسی کو اصل وجہ نہیں بتائی۔ لیکن میں جانتا ہوں آپ کو جنات کے بارے میں کافی علم ہے، آپ جنات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یقین کرتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کہانی آپ کو سنائی۔ کہانی کیسی لگی مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔